Yes, good evening, friends. After completing all the provisions of capital gain, now let's begin with the question answers. क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग शुरुआत करेंगे। एक क्वेश्चन में ऑलरेडी आगे कर चुके हैं डिस्कस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आंसर भी तो मैंने आपको दिए हुए हैं, लेकिन वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो उसको मैं यहाँ पर कवर नहीं करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं आगे। देखो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो सॉल्व करने के लिए, सो मेक श्योर कि आप लोग एक प्रॉपर बुक वगैरह जो हो अपना हो, लिखना हो जिसमें, आप वो लेकर बैठो। सीधा कैलसी लेके हाथ में मत बैठना, सीधा नीचे आंसर है तो ऐसे कैलसी में सर हम लोग देख लेते हैं, तो ऐसा ऑडिट मत करना खाली क्वेश्चन का, ठीक है? राइट इट डाउन एज इफ यू आर राइटिंग इन एग्जाम। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका जो लिखने का प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है वो हमेशा आपका बूस्ट होगा फिर। अब क्वेश्चन 6 यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्या बोलता है ये? इट सेज मिस्टर एक्स परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन 10th of August 1996 for 15 lakhs. FMV on the same as on 1st April 2001 is 25 lakhs. चलिए, अब इसमें क्या करने का, सबसे पहले डिटेल एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक हमने लैंड परचेज किया हुआ है जिसकी वैल्यू है, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है बिकॉज 96 का जो वैल्यू है कोई मतलब नहीं है। मुझे चाहिए FMV एज ऑन 1401, अगर कोई एसेट मैंने 2001 से परचेज पहले किया है तो। अब यहां पर एक प्रोविजन और मैं आपको समझा देता हूं साथ में, आप भी इस तरह से थोड़ा सा कंसीडर करोगे तो आपकी अलग-अलग जो भी आपके डाउट्स वगैरह जो भी प्रोविजंस आपकी होंगी वो क्लियर होती रहेगी। जैसे कि यहाँ पर अगर ये फेयर मार्केट वैल्यू आपको 25 लाख दिया है, अगर यहाँ पर एक और चीज बोली होती कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 22 लैक्स, ठीक है? तो फिर यहाँ पर आपको जो कंसिडरेशन में लेना होता वो कितना आता? 22 लाख। ठीक है? हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि अगर कोई एसेट आपने 1401 से पहले एक्वायर किया हुआ है, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग, तो हम लोग 1401 का क्या लेते हैं हम लोग? फेयर मार्केट वैल्यू। बट सच फेयर मार्केट वैल्यू शेल नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ऐसा भी हमने उसमें पढ़ा है, राइट? तो यहाँ पर एसडीवी अगर 22 लाख होती तो यहाँ पर हम लोग 22 लाख कंसिडर करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे 25 lakhs. He entered into an agreement with the Oberoi Developers Limited on 13th of May 2023. मतलब 2023-24 की ये बात हो रही है। For consideration of 100 lakhs in cash and 50% of the share in a constructed property. अब मुझे यहाँ पर इतना देख के इतना पता चल जाता है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, ठीक है? और यहाँ पर मैं अपनी लैंड को ट्रांसफर कर रहा हूँ। एज आई नो दैट कि जब भी मैं कोई असेट ट्रांसफर करता हूँ अंडर जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, तो उस केस में मेरी FVOC of the land will be case consideration plus percentage of share in project. इन दोनों मिला के क्या बन जाता है? मेरा सेल कंसिडरेशन बन जाता है, ठीक है? तो यहां पर क्या क्या मिलेगा? लुक, यहां पर आपको बोला है कंसिडरेशन ऑफ 100 lakhs इन केस एंड 50% शेयर इन अ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, 50% आपको यहां पर मिल जाएगा। लोकल अथॉरिटी इश्यूड अ प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय 10th of January 2024। तो 2024 में आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल चुका है, मतलब आपकी टैक्सेबिलिटी अराइज होगी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, ठीक है? हमने ऐसा भी पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है? कि अगर जिस साल में आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन रिसीव हो जाता है उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। लैंड सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 है, ठीक है? आप चाहो तो सिंप्लीफाइड के अंदर प्रोविजन सब सामने रख के पढ़ना है इसको। चलिए आगे क्या बोल रहा है? Stamp duty value on the constructed area of 10th January is 5 crore. He sold out the constructed area allotted to him on 1st August 24 for rupees 3.10 crore. अब उसको जो शेयर मिला था उसने बेच भी दिया है। अब यहाँ पर कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा? तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपने लैंड सेल किया है उसकी। सो लैंड FVOC सेल कंसिडरेशन कितना रहेगा उसका? एक तो आपको जो प्रोजेक्ट में शेयरिंग मिला है, अब प्रोजेक्ट का शेयरिंग हम लोग यहाँ पर 50% हमारा शेयरिंग है, 50% इन अ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी? तो वैल्यू हमको लेनी होती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ
सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जब रिसीव हुआ है उस दिन की। तो उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 5 करोड़, एक से 500 लैक्स, उसका 50% होता है 250, 250 प्लस आपको जो कैश कंसिडरेशन मिला है वो दैट इज 100 लैक्स। सो टोटल हुआ आपका 300 लैक्स। माइनस करेंगे हम लोग कॉस्ट। अब कॉस्ट की बात करें हम लोग यहां पर, सो कॉस्ट हमने यहां पर निकाला है 25 लाख रुपए। अब ये लॉन्ग टर्म है तो इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब यहां पर ये जो ट्रांसफर हुआ है, ये जो ट्रांसफर हुआ है अपना 13 मई 2023, मतलब 23 जुलाई 2024 से पहले। सो इंडेक्सेशन के बारे में अब सोचने की जरूरत है नहीं, वो तो हमें कंसीडर करना ही करना है। अगर कोई इवेंट 23 जुलाई के बाद की है तो हमें इंडेक्सेशन के बारे में एक बार सोचना है कि लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है। सो यहाँ पर 25 लाख रुपए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि 45 का बेनिफिट वाज गिवन टू ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ठीक है। 25 लाख इंटू 348 डिवाइड बाई 100, 23-24 का इंडेक्सेशन रहेगा। सो यहाँ पर इसकी कॉस्ट आती है, कॉस्ट विल बी कितना आता है 87। सो 87 लैक्स इज देयर। सो आपको टोटल फायदा हुआ 2 करोड़ 63 लैक्स का। ये आपका हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। इस तरह से कंसीडर होगा। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो कौन सी है, यहां पर जो नेक्स्ट आया है, आपने जो सेल किया है दैट इज प्रोजेक्ट शेयरिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट, शेयर फ्रॉम प्रोजेक्ट, और ये आपने सेल किया है 3.10 करोड़। सो कैन आई से 310 लैक्स, ओके। अब यहां पर जो आपने प्रोजेक्ट शेयरिंग सेल किया है वो तो उसका सेल प्राइस तो मुझे मिल गया, कितना है 310 लैक्स। अब बात आती है कॉस्ट की क्या है, ठीक है। सो कॉस्ट कितनी होगी उसकी, तो उसके लिए हमने यहां पर एक प्रोविजन रिफर किया था, व्हेन द शेयर रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोजेक्ट इज सोल्ड, 45 की बात है यहां पर, ठीक है। व्हेन द शेयर रिसीव्ड इन अ प्रोजेक्ट इज सोल्ड, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो हमारा जो शेयरिंग है उसकी इन शेयर इन अ प्रोजेक्ट सेल बी कंसिडर्ड एज ए एफईओसी। अब एफईओसी में अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन करें, ये कवर्ड हुआ है सेक्शन 49 में, ठीक है। वो भी मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 49 में कहां पे है वो। एफईओसी अगर हम लिटरली इंटरप्रेट करें तो एफईओसी हमारा यहां पर बना था परसेंटेज ऑफ शेयर इन अ प्रोजेक्ट प्लस केस कंसिडरेशन, ठीक है। यहां पर देखो एफईओसी परसेंट ऑफ शेयर इन अ प्रोजेक्ट प्लस केस रिसीव्ड, ठीक है। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर करेंटली वी हैव परसेंटेज ऑफ शेयर इन अ प्रोजेक्ट इज 250 प्लस कैश रिसीव्ड इज 100, सो हमारा कॉस्ट बनता है 350 विच इज अ एफईओसी। जो हमने लैंड को जब कैपिटल गेन कंप्यूट किया लैंड का, तब हमने जो कंसीडर किया वो। अब हम प्रोजेक्ट बेच रहे हैं तो मुझे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना मानना है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 ये होना चाहिए एफईओसी जो आपने कंसीडरेशन में लिया है वो। दूसरा रेफरेंस मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जब मैंने आपको डिस्कशन किया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके लिए है, ये रहा अमाउंट विच डीम टू वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब एफईओसी जो लिया था वो, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, मान लो आपको ये प्रोविजंस पता नहीं है, तो आप लोग यहां पर कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करते। एक तो सर हम यहां पर एक काम करते, सेल कंसिडरेशन तो था हमारा एफईओसी जो हमने प्रोजेक्ट बेचा है 310 लाख में, माइनस अब जो शेयरिंग हमारा प्रोजेक्ट का था, ठीक है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से हमारा जो 50% हिस्सा होता है वो बनता है 250 का। सो हम लोग यहां पर माइनस करेंगे 250 लैक्स। सो अकॉर्डिंगली ये आना चाहिए 60 लैक्स, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर आप लिटरल इंटरप्रेट करो सेक्शन 49 सब सेक्शन 7 को, तो ये क्या बोलना चाहता है कि इट सेज दैट कि आपको यहां पर आपने ये जो एफईओसी कंसीडर किया है, ये वाला आपको इसे ध्यान में लेना है।
ठीक है, आपको क्या करना है, इसको ध्यान में लेना है, दैट इज 350, सॉरी ये 300 मैंने गलत लिख दिया है, इट इज 350। ठीक है, तो लिटरल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से मुझे यहां पर 250 नहीं, कितना माइनस करना पड़े, 350। अगर आप लेमेन तरीके से सोचो तो सर लॉजिकली तो 250 ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम जो कैश कंसिडरेशन मिला है वो तो लैंड के बदले मिला है, उसको हमें ध्यान में नहीं लेना होता है ना। जो शेयरिंग में से प्रोजेक्ट में से जो मुझे शेयरिंग मिला है 50% मेरा, वो तो मेरा 250 का ही है। 5 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, उसमें से 50% मेरा है, तो यहां पर होना चाहिए था वो 250 लैक्स। लेकिन लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर देखना जाए तो यहां पर ऐसा बोला है कि इट इज शुड बी एफवीओसी, जो आपने जब लैंड ट्रांसफर किया तब जो आपने कंसिडरेशन में लिया है वो। सो अकॉर्डिंग टू दैट इंटरप्रिटेशन इट शुड बी 350। अब सर हमें क्या करना है, अब देखो हम लोग यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं आईसीआई की, तो आपका आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है वो क्या बोलता है, वो बोलता है परसेंटेज ऑफ शेयर प्लस केस कंसिडरेशन। तो हम लोग यहां पर 350 कंसीडर करेंगे। ठीक है, मैंने यहां पर जो आपको आंसर दिया है इसमें मैंने 250 कंसीडर करके आंसर दिया है, ये लॉजिकल वे। लेकिन एज पर आईसीआई आपको आंसर लिखना है 310 माइनस 350, सो आपको लॉस बनता है 40 लाख का STCL। ठीक है, सो अगर आप जब भी आईसीआई के हिसाब से आंसर लिख रहे हो तो, और लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर देखें हम सेक्शन 14 एंड 7 का, तो भी यही बनता है, इट शुड बी 350। ठीक है, अब यहाँ पर लॉजिक की कोई बात फिर हमारी काम चलेगी नहीं, लॉजिकली ऐसा होना चाहिए, बट इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ऐसा है। तो हम लोग यहाँ पर जब भी ये कॉस्ट ध्यान में रखेंगे, हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो हमारा परसेंटेज मिला है वो प्लस कैश कंसिडरेशन दोनों कंसीडर करेंगे। डन, समझ में आया इतना, क्लियर। सो ये हुआ हमारा एक क्वेश्चन नंबर 6। डन, चलिए अब अगला क्वेश्चन 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 says Arise Tube Private Limited went into liquidation on 1st June 2024. The company was seized and possessed of the following funds prior to the distribution of the assets to the shareholders. शेयर कैपिटल था 1/4/2013 को इश्यू हुए थे शेयर्स 5 लाख। रिजर्व्स प्रायर टू 1/6/2024 मतलब डेट ऑफ लिक्विडेशन के दिन 3 लाख के रिजर्व्स थे। एक्सेस रियलाइजेशन इन द कोर्स ऑफ लिक्विडेशन इज 5 lakhs। तो कंपनी में टोटल 13 लाख का फंड पड़ा हुआ था। ठीक है, there are 5 shareholders, each of whom received a 260 from the liquidator in a full settlement. The shareholders desire to invest a resultant element of capital gain in the long-term specified assets as defined in section 54 EC. You are required to examine the various issues and advise the shareholder about their liability of the income tax. अब यहां पर मैटर आता है लिक्विडेशन का, कि जब भी कोई कंपनी लिक्विडेशन में अपने शेयर होल्डर्स को असेट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस केस में वो चीज शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाती है, कंपनी के हाथ में वो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में वो टैक्सेबल होती है। उसमें हमने ऐसा भी कुछ पढ़ा था कि जो रिजर्व वाला हिस्सा है वो माना जाएगा डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो हम मानेंगे शेयर्स के बदले आपको जो पैसा मिला है वो। ठीक है, तो यहां पर पहली बात 5 शेयर होल्डर्स है बराबर, और सबका मान के चलते हैं इक्वल हिस्सा, हाँ 260 सबको मिला हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या हुआ है कि आपको मिला है 260,000। अब उसमें से 5 शेयर होल्डर्स है तो मैं मान के चलता हूं 20% ऑफ द होल्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी वन। ठीक है, अब रिजर्व कितना है 3 लाख, सो 3 लाख का 20% दैट कम्स टू 60,000। अब ये 60,000 इज ए डीम्ड डिविडेंड 222C का, और बचा जो 2 लाख है वो आपका हो गया FVOC फॉर शेयर्स, फॉर शेयर्स। ठीक है, अब शेयर्स का आपको FVOC मिल गया। शेयर आपने खरीदे कितने में होंगे, सर 5 लाख के शेयर्स है टोटल, और 5 शेयर होल्डर है, 1 लाख कॉस्ट माइनस कर दो,
तो जो रिजल्ट मिला 1,00,000 आपको क्या मिला? LTCG 1,00,000 का कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म होंगे, 2013 से शेयर इश्यू हुए हैं और ये अनलिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उस केस में हमें यहाँ पर जो 112A के प्रोविजन है उसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लुक यहाँ पर क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि भाई आपने जो इन्वेस्ट करना था वो आपने सेक्शन 54 इसी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ऐसा। ठीक है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? ठीक है, क्या आपको उसका बेनिफिट मिलेगा? तो 54 इसी में हमने पढ़ा ऐसा है कि आपको जो भी कैपिटल गेन होता है, ठीक है, वो अगर आपने लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर किया है तो ही एलिजिबल हो आप उसके लिए। तो यहाँ पर आपने तो शेयर्स बेचे हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है, आपको यहाँ पर जो कैपिटल गेन हुआ है किसके लिए हुआ है? शेयर्स के लिए हुआ है। सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है, चलिए देखो क्या बोलता है। जो मैंने आपको समझाया वैसे ही कि एक तो डीम्ड डिविडेंड बनता है 222C का, एंड द सम सोरेड शैल बी डीम्ड टू बी द एफईओसी, जो मैंने यहाँ पर 2,00,000 डिसाइड किए वो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48। अब डीम्ड डिविडेंड हमारा बात हो गया, दैट इज 2 lakhs, सॉरी 3 lakhs, उसका 20% हिस्सा दैट कम्स टू 60,000। यह बना हमारा डीम्ड डिविडेंड 222C का। अब कैपिटल गेन की बात करते हैं। सो कैपिटल गेन में जो हमारा एफईओसी बना दैट इज 2 lakhs। ठीक है, अब अगेंस्ट दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 lakh बाई ईच शेयर होल्डर, जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो, ठीक, द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स सिंस द शेयर्स आर हेल्ड मोर देन 24 मंथ्स। ओके, अब यहाँ पर हमने कंसीडर नहीं किया है बिकॉज आपको सीआईआई यहाँ पर प्रोवाइड भी नहीं किया गया है। ठीक है, सो अभी मान के चलते 1,00,000 इग्नोरिंग द इंडेक्सेशन। सिंस द इक्विटी शेयर आर नॉट लिस्टेड इट वुड नॉट बी लायबल टू एसटीटी, हेंस द कैपिटल गेन वुड बी टैक्सेबल एट दैट 112, जो मैंने आपको बताया वो कि 112A वाला मैटर नहीं है बिकॉज लिस्टेड कंपनी के शेयर्स नहीं है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 10% मिलेगा विदाउट इंडेक्सेशन। द बेनिफिट ऑफ द कंसेशनल रेट ऑफ टैक्सेशन, यस, नहीं इसको इग्नोर करो, ये आपको ध्यान में नहीं लेना है अभी। ठीक है, ये आपको ध्यान में नहीं लेना है। यहाँ पर आपको खाली इतना देखना है कि एट द रेट 20% आपको लगेगा बिकॉज ये ट्रांसफर हुआ है बिफोर 23 जुलाई 24 को। 1 जून यहाँ पर अपना है ना डेट ऑफ लिक्विडेशन, यस 1 जून, सो इट इज बिफोर 23 जुलाई 24। सो उससे पहले हमारा रेट था 20%। ठीक है, तो 1,00,000 पर 20% आपको टैक्स लगेगा इधर। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54EC। ठीक है, ये जो 10% की बात कर रहे थे 112A की थी, तो 112A अपने केस में है नहीं, इट इज अ 112, सॉरी 112A वाला नहीं है, इट इज ओनली 112 वी हैव। अब 54EC बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पर हमने बात करी थी कि इट शुड बी अ लैंड एंड बिल्डिंग। लुक, इट शुड बी अवेलेबल ओनली टू द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड बिल्डिंग और बोथ, उसके केस में ये अलाउड होगा। तो यहाँ पर ये आपको बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला। डन, चलिए फिर क्वेश्चन 8 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 9 रिवर्स मॉर्गेज वाला केस था, उसके लिए हमने 10 भी कर चुके हैं हम लोग। 12 भी हो चुका है, 13 हो गया, 15 भी हो गया है, 16 मैंने आपको बोला था आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। यस, 17 अब करते हैं आगे। चलिए, एक्स एंड सन्स HUF purchase the land of rupees 1,20,000 in the previous year 2002-3. In the previous year 2006-7, partition takes place when a co-partner is allotted his plot valued at 150. In the 7-8, he incurred the expenditure of 235 towards fencing of the plot. Mr. A sells his plot of land for 15 lakhs in the PY 24-25 after incurring the expenditure to the extent of 20,000. अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि HUF है, HUF उसके पास कोई प्रॉपर्टी था जो उसने 2023 में खरीदा था 120 में। सो HUF का 120 का प्रॉपर्टी 2023 में खरीदा हुआ। उसके बाद वो गया मिस्टर ए के पास। ठीक है, मिस्टर ए इज ए को पार्टनर, राइट, मेंबर ऑफ द HUF। उसको ये मिल गया है, partition take place and the Mr. A co-partner is allotted this plot valued at 150.
तो उस दिन का वैल्यू 150 अभी के लिए हमें कुछ काम का नहीं है। In PY 78, Mr. A incurred an expenditure of 235 towards the fencing of the plot. अब मिस्टर एक्स ने यहाँ पर खर्चा किया है 2,35,000 का फेंसिंग कराने के लिए। उसके बाद उसने सेल किया इसको 15 लाख में, सेल कर दिया, ठीक है, और उसमें खर्चा हुआ है 20,000 का। अब आपको पूछा यहाँ पर कैपिटल गेन कंप्यूट करे। नाउ सी, यहाँ पर केस ऐसा है कि एचयूएफ ने प्रॉपर्टी खरीदा, उसके बाद पार्टीशन में उसको मिस्टर ए को दिया है। तो हमने सेक्शन 47 पढ़ा था कि जब भी पार्टीशन होता है, पार्शियल या फिर फुल पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ, उस केस में को पार्टनर या फिर मेंबर को जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है दैट इज कंसीडर्ड एज ए एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। तो यहाँ पर एक्स एंड सन्स एचयूएफ जो है उसके हाथ में कोई भी कैपिटल गेन के टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। और ये जो प्रॉपर्टी जो मिला है मिस्टर ए को, ये जब बेचेंगे तब उसको कैपिटल गेन आएगा। सिंपल। तो यहां पर सेल कंसिडरेशन हमारा फिक्स है 15 लाख। अब यहां पर डेट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट मेंशन। अब हम मान के चलते हैं, मान लो 23 जुलाई के बाद है, तो 23 जुलाई के बाद अगर ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर करने वाला अगर एचयूएफ या इंडिविजुअल है और जो प्रॉपर्टी बेची है वो लैंड या बिल्डिंग है, तो अपने पास बेनिफिट है किस बात का कि इफ यू वांट टू टेक अ बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन यू कैन टेक इट एंड पे द टैक्स एट द रेट 20% in case of long term capital gain. If you don't want to take a benefit of the indexation, then pay the tax at the rate 12.5%, जो नया रेट आया है 23 जुलाई के बाद, वो pay tax at the 12.5% and do not take the benefit of indexation in case of long term capital gain. ठीक है। तो यहां पर पहली बात तो डिसाइड करते हैं कि प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। तो यहां पर अगर हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट कर सॉरी पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसीडर करना है, सो वी ऑल नो दैट कि पीरियड ऑफ होल्डिंग हम लोग यहां से एचयूएफ से कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूड्स द पीरियड होल्ड बाय द प्रीवियस ओनर आल्सो। तो ये ऑब्वियसली क्या बन गया, लॉन्ग टर्म बन गया, ठीक है। अब यहां पर हम दोनों ऑप्शन को इवेल्युएट करते हैं कि 15 लाख में आपने प्रॉपर्टी बेचा, आपने बेचने पर ये खर्चा किया 20,000 ये तो दोनों में कॉमन रहेगा, सो इट इज 1480 एंड 1480। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां पर हुआ 120 और 363 हमारा 2024-25 का सीआईए है ये, और 122 जिस दिन हमारा परचेज हुआ है आई थिंक 2002-3, ठीक है, सॉरी 2002-3 पार्टीशन टैक्स मिस्टेक, ओके 2006-7 सॉरी, यहाँ पर 2006-7, ये 2006-7 का इंडेक्सेशन है, ठीक है। 357,050 एंड 1,20,000 यहाँ पर इंडेक्सेशन नहीं कंसीडर करना है, राइट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अब इंप्रूवमेंट कब हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है 2007-8 में 2,35,000 का, तो उसका इंडेक्सेशन है 661,280 और यहाँ पर इंडेक्सेशन तो नहीं मिलेगा, सो सीधा 235। सो कैपिटल गेन है अपना 461,670 और यहाँ पर आया 11,25,000, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा होगा कि सर हमने यहाँ पर 2006-7 का इंडेक्स लिया है जबकि एचयूएफ ने प्रॉपर्टी 2002-3 में परचेस करी थी, तो क्या हमें इंडेक्सेशन 2002-3 से नहीं लेना चाहिए? हमने 2006-7 से क्यों लिया जब प्रॉपर्टी मिस्टर ए को हैंडओवर की गई थी तब से? तो लुक देयर वाज अ केस ऑफ मंजुला सा, ठीक है, वी ऑल नो दैट। लुक ये क्या बोलता था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट इन द हैंड्स ऑफ असेट्स इज टेकन टू बी कॉस्ट ऑफ एसेट इन अ हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर, the indexation benefit would be available from the year in which capital asset was acquired by the previous owner। मतलब प्रीवियस ओनर ने जब से लिया तब से इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। अब if this view is considered then index cost of acquisition would have to be calculated by considering cost inflation index of 2002-3। अब यहां पर दो मेथड, मंजुला जैसा में क्या था कि वहां पर था गिफ्ट था, ठीक है। अब यहां पर गिफ्ट नहीं है, यहां पर ट्रांसफर है,
अगर हम उसी व्यू को भी यहां पर भी अगर कंसीडर करें कि भाई इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर का ही लेना चाहिए, तो फिर हम यहां पर 2023 का कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है सर हमें क्या करना है, एग्जाम पर्पस से क्या होगा? सी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम आप जो भी ट्रीटमेंट दो वो नीचे नोट लिख देना कि भाई हमने मंजुला जे शाह का व्यू कंसीडर किया है तो हमने 2001-2 से लिया है, सॉरी 2-3 से लिया है। अगर हम कंसीडर नहीं करते तो हम लोग 2006-7 से लेते। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पर ऐसा कोई भी कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट हो तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट प्रोवाइड अ क्लेरिफिकेशन इन दैट बिलो योर आंसर। तो नोट लिखना भूलना मत इस केस में। ठीक है, अधूरा छोड़ के मत आना। अब यहां पर कैपिटल गेन आया है 461670 और यहां पर 1125 आया है। अब कौन सा बेनिफिशियल है, तो यहां पर वी नीड टू कंप्यूट द टैक्स। इस पर हम लोग लगाएंगे 20%, विदाउट इंडेक्सेशन में 20%, और यहां पर विथ इंडेक्सेशन में लगेगा 12.5%। जिसमें फायदा होगा वो यहां पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, सो अमेंडमेंट वाला ये क्वेश्चन था, यहां पर हमने दोनों ऑप्शन रखे हैं। एग्जाम में भी पॉसिबल है तो आप दोनों ऑप्शन के हिसाब से आंसर दीजिएगा, जब तक कोई क्लियरिटी ना दी जाए तब तक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन 24 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। लुक क्या बोलता है ये, स्टेटस है मिस्टर ए, मिस्टर मिसेस बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन, बट ये नॉन रेसिडेंट है। 81 वेरी सीनियर या फिर सुपर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट है। सुपर सीनियर सिटीजन नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए अब इंफॉर्मेशन क्या दिया है आपको, टोटल इनकम अदर देन एलटीसीजी, मतलब नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होने वाली इनकम, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दिया है। 15,000 फ्रॉम द सेल ऑफ वेकेंट साइट। अब जमीन बेचकर पैसा कमाया है, लॉन्ग टर्म है, ये हुआ 112 वाला मैटर। ठीक है, 23 जुलाई से पहले अगर है तो 20%, 23 जुलाई के बाद है तो 12.5%, विथ इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, 10,000 फ्रॉम द सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, ये लॉन्ग टर्म है, ध्यान रखना। एसटीडी पेड ऑन द सेल ऑफ एंड परचेज ऑफ द शेयर्स, ये हुआ 112A। अब लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है, लॉन्ग टर्म है, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि 1,25,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां पर इस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। देन रेसिडेंट है, 590 की इनकम है, एज इसकी है 81, 60,000 फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन ए रूरल एरिया, इट इज exempt. Why? Because it is not at all a capital asset, first of all. Then Mr. D, again non resident, 480 उसकी इनकम है, उसके पास कोई गेन नहीं है। अब टैक्स रेट की बात करें तो आपको चैप्टर 1 में मिल जाएंगे, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए हैं, बट चैप्टर 1 में आपको मिल जाएंगे। इसका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहेगा एज पर न्यू रेजिम 3 लाख रुपए, ओल्ड रेजिम 250। इसका रहेगा सीनियर सिटीजन है सो 3 लाख रुपए, लेकिन ये नॉन रेसिडेंट है तो ओल्ड रेजिम के हिसाब से इसका रहेगा 2,50,000, क्योंकि यहाँ पर नीचे बोल दिया गया है कि इट इज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो पुराने रेजिम के हिसाब से इसका 250 रहेगा। इसका हो जाएगा 5 लाख सुपर सीनियर सिटीजन, और इसका भी रहेगा 250।
बिकॉज जो नॉन रेसिडेंट होते हैं उसको 3 लाख तक का बेनिफिट नहीं मिलता. हायर अमाउंट ऑफ द बेसिक एग्जाम्शन लिमिट इज नॉट एलिजिबल फॉर देम. सो नेक्स्ट स्टेटस पहले बात कर लेते हैं. मिस्टर ए इज रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट. BL 250, 255 एंड 250. यहाँ पर क्यों 250 लिया मैंने आपको समझा दिया. बिकॉज दे बोथ आर नॉन रेसिडेंट. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15,000, 12.5% लगेगा इस पर. ठीक है, कोई क्वेश्चन में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं कि इंडेक्सेशन है कि नहीं है, तो 12.5% हम लोग लगाएंगे 112 के हिसाब से. 10,000 सो नॉट टैक्सेबल अप टू 125 एंड 60,000 एग्जेम्प्ट आपको बता दिया मैंने, और इसके पास तो कुछ है ही नहीं. अदर इनकम 240, 280, 590 एंड 480. अब टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर एडजस्टिंग अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. अब ये मैंने आपको यहां पर समझाया था. देखो ये रहा. देखो कितना है पहले यहां पर इनकम. इसकी इनकम 2,40,000 है. ठीक है, नॉर्मल इनकम. अब डिफॉल्ट प्रोविजन में ऑप्ट नहीं किया है तो आपका BEL वो हो जाएगा 2,50,000 तक. उसमें सबसे पहले नॉर्मल इनकम को हम लोग क्या करेंगे, एग्जॉस्ट करेंगे. तो नॉर्मल इनकम आपकी हो गई 2,40,000. अभी यहां पर ये जो 10,000 बचे हैं 10,000, दिस इज कॉल्ड अनएग्जॉस्टेड BEL. आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 15,000 का. यू कैन एडजस्ट 10,000 ओवर हियर, और जो बैलेंस बचाओ वो 5,000. ठीक है, उस पर फ्लैट लगा देंगे सीधा 12.5%. ऐसा समझे. एंड दूसरी एक चीज, ये अनएग्जॉस्टेड लिमिट का फायदा NR को नहीं मिलता, खाली रेसिडेंट के लिए ही है. लुक, सो यहाँ पर 10,000, 15,000 था. ये 15,000 में से कितना हमने कंसिडर किया यहाँ पर 5,000 ओनली आफ्टर एडजस्टिंग अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. उस पर 12.5%, 625. ऑन अदर इनकम कोई टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज वो BEL में समा चुका है पूरा का पूरा. सो रिबेट 625 का मिलेगा. रिबेट भी आपको चैप्टर 1 के शुरू में मिल जाएंगे जो टैक्स रेट है वहां पर. अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम होती है तो आपका जितना टैक्स बनता है वो, और रिबेट सॉरी 12,500 विच एवर इज लोअर आपको रिबेट मिलता है. तो यहाँ पर 625. सो इधर कोई टैक्स बनने का नहीं आएगा. यहाँ पर इसको 10,000 रुपए तक का जो फायदा हुआ है ये 112A का है. अब 112A में हमने पढ़ा था कि 1/25 तक कोई आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है 2.5 लाख, 2.5 लाख नहीं सॉरी 280 आपकी इनकम है, उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा. सो 280 में आपका BL हो जाएगा 250. सो 280 माइनस 250 और उस पर 5%. सो 1,500 रुपये आपका टैक्स आएगा. NR को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता रिबेट का. सो 1,500, 4% शेष, तो 1,560. ओके, देन 5,90,000. अब जैसा मैंने बताया यहाँ पर कि 60,000 तो इसका टैक्सेबल है नहीं, वो एग्जेम्प्ट है. सो टोटल इनकम 5,90,000 है. अब यहाँ पर 590 माइनस 5 लाख तक का बेनिफिट है. सो 90,000 इंटू सीधा 20% लगेगा 18,000. ठीक है, रिबेट नहीं मिलेगा बिकॉज 5 लाख से उसकी टोटल इनकम क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है. सो 18,720, 18,720. फिर नेक्स्ट आता है NR 2,50,000. अगेन नील, कोई इनकम है नहीं उसकी. 480, तो बाकी बचा 480 माइनस 250. इस पर लगेगा सीधा कितना 5%. सो 23,000 का 5% हुआ 11,500. उस पर 4% शेष, तो 11,960. ये हुआ उसका टोटल टैक्स. सो दिस हाउ यू आर सपोज टू कंप्यूट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन 25 से कंप्यूट LTCG या LTCL गेन या लॉस कंप्यूट कीजिए ऑन द ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स. तो 112A वाला मैटर आ सकता है या फिर 111A वाला मैटर आ सकता है. अब लॉन्ग टर्म बोला है तो ऑब्वियसली 112A ही आएगा, 111A नहीं आएगा. STD paid on the both the time at the time of acquisition and the transfer of shares for AY 25-26.
द फोर इंडिपेंडेंट केसेस आर गिवन बिलो. गणेश, राजेश, श्रीधर एंड वैभव. कंपनी है एबीसी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड. 1000 शेयर्स अक्वायर किए हैं, अक्वायर हमने. अब जब हम लोग यहाँ पर पढ़े थे 112A, सो मैंने आपको यहाँ पर कॉस्ट उसकी निकालना बताया था. मैंने आपको लोअर हायर करके बताया था फाइनेंशियल एसेट का जो हमने कंपटीशन किया था तब. दिस वन. सो हम लोग यहाँ पर करेंगे, कंसीडर क्या करेंगे, एफएमवी एंड एफपीओसी फर्स्ट ऑफ ऑल, विच एवर इज लोअर. फिर हम कंपेयर करेंगे उसके साथ कॉस्ट के साथ, विच एवर इज हायर. ऐसा कुछ हमने पढ़ा था. ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द क्वेश्चन. चलिए, सारे सेल्स एचटीटी पेड है तो 112A बनना जरूरी है इसके अंदर. डेट ऑफ एक्विजिशन टू 28th ऑफ जनवरी, सॉरी दिसंबर 2016, 30th नवंबर 2016, 17 मतलब सारे शेयर्स कौन सी तारीख से पहले है? याद करो, समझाया था मैंने कुछ ऐसा. 18 की उम्र का 1 फरवरी, मतलब 1 फेब 18 से पहले है सब कुछ. तभी तो ये झंझट आएगा ना. 1 फेब 18 के बाद ये कोई झंझट नहीं रहेगा. तब तो सीधा आपको क्या करना है, अगर 1 फेब 18 के बाद अगर शेयर परचेज किए हैं तो सिंपल आपको डिफरेंस निकालना है बस. कोई मगजमारी नहीं है. ये सारा झंझट था 1 फेब 2018 वाले मैटर में ही. 18 की उम्र का 1 फरवरी. ठीक है, चलिए लेट्स गो अहेड. कॉस्ट है आपका कितना पर शेयर, यहाँ पर कॉस्ट दिया है आपको. डेट ऑफ ट्रांसफर है 24 ऑब्वियसली करंट ईयर में होगा. सेल प्राइस पर शेयर है 2500 और एफएमबी है. अब वन बाय वन सब कुछ कंसीडर करते हैं. सबसे पहले गणेश की बात करते हैं जिसके पास ए लिमिटेड के शेयर है. देखो, अपने पहले ट्राई करते हैं. ठीक है, सीधा डायरेक्टली लुक. मुझे चाहिए एफवीओसी. एफवीओसी कितना है, सेल प्राइस 2500. मुझे चाहिए एफएमवी, किस दिन का चाहिए, एज ऑन 31 जनवरी 2018. ये रहा 2000. इन दोनों का लोअर, लोअर मतलब क्या होगा 2000. अब कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 1000. सो कॉस्ट 1000, विच एवर इज हायर. हायर कितना आया 2000. सर ये जो वैल्यू आई 2000 ये क्या है, ये आपकी है डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है, ये क्या है, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अब कैपिटल गेन अगर मुझे कंप्यूट करना हो तो किस तरीके से होगा, लुक. 2500 का आपका सेल वैल्यू है तो 2500 का आपका एफवीओसी है. उसमें से ये आपका डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया 2000. सो आपको फायदा हुआ 500 पर शेयर्स. और ऐसे कितने शेयर्स है आपके पास, 1000 शेयर्स है. सो 500 इंटू 1000 शेयर्स. तो ये हुआ कितना 5 लाख. ठीक है, 5 लाख पर आपको टैक्स लगेगा कितना, 12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा 5 लाख पर. ठीक है, और बेचा कब है, कुछ बोला है, कुछ बोला नहीं है तो मान के चलते 23 जुलाई के बाद बेचा है. सो 23 जुलाई के बाद बेचा है तो 5 लाख पर आपको लगेगा टैक्स. कितना टैक्स लगेगा, चलो वो भी देख लेते हैं आज. 5 लाख का आपका गेन हुआ है, उसमें से एक 25 पे तो कोई टैक्स लगने वाला है नहीं. तो बचा कितना 375. अब 375 पर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा. क्वेश्चन में नहीं पूछा है बट हम लोग एक बार खाली इसको कंसीडर कर लेते हैं. लुक, तो कितना आता है 3,75,000 इंटू 12.5%. 3,75,000 इंटू 0.125.
सो 46,875 ये आपका टैक्स आएगा 112A में। ठीक है, आपने को पूछा नहीं बट फिर भी हमने यहाँ पर कंप्यूट किया। देन तो ऐसा कैसे, सो आई होप के बाकी का आप लोग कर लोगे। अब सिंपल है बहुत। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मिस्टर कुमार। Mr. Kumar has an agricultural land costing rupees 6 lakhs in Lucknow on 1/4/23 and has been used it for a purpose of agriculture purpose till 1st August 2012. When the government took over the compulsory acquisition of this land, अब देखना ध्यान से, एग्रीकल्चर लैंड है और कंपलसरी एक्वायर हुई है। एग्रीकल्चर लैंड है, कंपलसरी एक्वायर हुई है। 1037 will come into the picture. A compensation of 12 lakhs was settled. The compensation was received by Mr. Kumar on 1st of July 2024. Compute the capital gain under the following cases. सबसे पहला पूछा है compute the amount of capital gain taxable in the hands of Mr. Kumar. Answer is nil. Why? Because compulsory acquisition of agricultural land, obviously urban, ठीक है, रूरल का तो कैसे ही बनता नहीं है फिर तो। It is exempt under section 10 subsection 10 clause 37 में वो क्या है, exempt है। तो यहां पर it is exempt। सब्जेक्ट तो हमेशा मान के चलते कि उसकी फैमिली पिछले 2 साल से या फिर वो खुद, ठीक है, उसको यूज करता हुआ होना चाहिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। सो कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है, ऐसा मान के चलते हैं। सो यहाँ पर ये जो कैपिटल गेन हुआ है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पर पूछा है विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर कुमार हैड बाय हिज ओन विल सोल्ड हिज लैंड टू मिस्टर शर्मा। यस, अगर उसने खुद बेचा है तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल गेन आएगा, कितना आएगा, आपने खरीदा 6 लाख में है और वो भी कब, 2003 में। सो 2002-3-4 2003 2004 में आपने परचेस किया है और कुछ बोला नहीं तो 12 लाख ही मान के चलते हैं कि 12 लाख में अगर सेल किया है। ओके, सो कंपनसेटेड बाय, ठीक है, तो 12 लाख ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल गेन आएगा। सो व्हाट इट केस 2 सेज takes place since the sale of its own will and desire, hence the provisions of this section, that is 1037, is not attracted and it is taxable. अब इंफॉर्मेशन अपने पास पूरी नहीं कितने में बेचा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल गेन तो कंप्यूट करके नहीं देंगे उसको। ठीक है, तीसरा, will your answer be different if Mr. Kumar had not used it land for agriculture activities? Examine and compute the amount of capital gain. अब उस केस में अगर ये लैंड, हमने कंडीशन पढ़ी थी 1037 के अंदर कि पिछले 2 सालों के अंदर वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं होता है तो ये एग्जेम्पशन उसको नहीं मिलेगा। सो इस केस में जो कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लुक, इट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 years by such individual or his parents or by such HUF। तो यहाँ पर एग्जेम्पशन का बेनिफिट तो मिलने से रहा उसको। तो कैपिटल गेन कितना आएगा, 12 लाख का प्रॉपर्टी है, 6 लाख, ठीक है, और कंपनसेशन मिला कब उसको है, मिला है 1/7/2004 को। तो यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा उसको 11 लाख का और 99,000 का यहाँ पर उसको टैक्सेबल मिलेगा। अब इंडेक्सेशन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, इंडेक्सेशन ये तो आपका चलो हो गया डेट ऑफ, या फिर टू बी प्रिसाइज में लिखूं यहाँ पर ईयर ऑफ परचेस का हो गया। ठीक है, अब ये 200 इंडेक्सेशन आपको लेना है जिस दिन आपका कंपलसरी एक्वायर हुआ है उस दिन का। तो कंपलसरी एक्वायर कब हुआ, यूजिंग इट फॉर द पर्पस टिल 1/8/12 व्हेन द गवर्नमेंट, अब 2012 अगस्त 2012, तो कहने से 2012-13। अब देखो, जब भी कोई एसेट कंपलसरी एक्वायर होती है तो हमने ऐसा प्रोविजन पढ़ा है इसके अंदर
कि इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कंपनसेशन इज रिसीव्ड। लेकिन जो आपको कंप्यूटेशन करना था वो कहां तक करना है, जिस दिन कंपलसरी एक्वायर हुआ है तब तक का। इंडेक्सेशन बेनिफिट भी आपको कब तक लेना है, जिस दिन कंपलसरी एक्वायर हुआ है उसी साल तक का बेनिफिट ही आपको लेना है। मतलब ट्रांसफर तो 12-13 में हो गया है, टैक्सेबिलिटी खाली कब आएगी 2024, जब ये कंपनसेशन मिला तब। देखो यस, ये रहा। टैक्सेबिलिटी किस साल में होगी, जिस साल में आपका कॉम्पनसेशन रिसीव होता है उस साल में। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, will your answer be different if the land belong to the ABC Limited and not Mr. Kunal, and compensation on compulsory acquisition was received by the company examine? Now look, let's go for first of all this provision. अब यहां पर कहीं भी ऐसा नहीं बोला है, ठीक है, यह भी कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि ये जो वेट करना है आपको टैक्सेबिलिटी के लिए वो खाली इंडिविजुअल एचयूएफ है। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। पहली बात तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टैक्सेबिलिटी की, कौन से साल में टैक्सेबल होगा उसकी। अब जो बात हो रही थी एग्जेम्पशन की, क्या कंपनी अगर यूज करती इसको तो एग्जेम्पशन मिलता क्या? आ जाओ 1037 अगेन। तो यहां पर हमने पढ़ा था ऐसा कि इट इज बेनिफिशियल ओनली टू द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, तो ही एग्जेम्प्ट होगा, कंपनी के केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सो हमारा आंसर विल बी like this, that land by way of compulsory acquisition, the land belongs to the ABC Limited, a company. The provisions of this section are not attracted, and the capital gain arising on such compulsory acquisition will be taxable in the hands of ABC Limited. Done? चलिए उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27. Hari has acquired a residential house property in Delhi on 15th April 2002 for rupees 9 lakhs and decided to sell the same on 3rd May 2005 to Miss Pari. अब हरी यहाँ प्रॉपर्टी बेच रहा है परी को। एन एडवांस ऑफ 25,000 was taken from her. ठीक है, देखो 2002 में कोई प्रॉपर्टी परचेज करके रखी है, वो भी कौन सा अप्रैल, तो 2002-3 9 लाख में। अब उसको बेचना चाहता है परी को, और परी ने उसको 25,000 रुपए एडवांस दिया है। एडवांस रिसीव्ड 25,000 और एडवांस मिला है कब, 2005। अब याद करो एडवांस वाला मैटर था जो हमारा 1414, ऐसा मैंने आपको समझाया था कि 1414 ऐसा। अगर एडवांस 1414 से पहले आता है तो कॉस्ट में से माइनस होगा, 1414 के बाद आता है तो सीधा आईएफओ इसमें हम लोग टैक्सेबल करेंगे, जिस साल में फॉरफिट होता है उस साल में, ऐसा कुछ। द बैलेंस मनी वाज नॉट पेड बाय मिस परी एंड हरी हैज फॉरफिटेड द एंटायर एडवांस सम, ये फॉरफिट भी हो गया है। चलो अब यहाँ पर ये फॉरफिट हुआ है और रिसीव भी हुआ था 1414 से पहले, तो अब यहाँ पर होगा इंतजार। कब तक होगा इंतजार, जब तक ये प्रॉपर्टी बेची नहीं जाती तब तक। ये 25,000 साथ में चलेगा आपने, ठीक है। ऑन 3rd August 2024, 3rd August 2024, that is after 23rd July 2024, he has sold this house to Miss Suri for 45 lakhs. In the meantime, on 4th April 24, he has purchased a residential house in Delhi for 8 lakhs.
where he was staying with his family on a rent for last 5 years and paid the full amount as per the purchase agreement. अब फाइनली इस प्रॉपर्टी का डील हो गया 3 अगस्त 24 को 45 lakhs में बेचा आपने। सामने आपने नया प्रॉपर्टी खरीदा है, न्यू प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्लियरली बोल दिया है कि वो फैमिली के साथ रहता है। सो नया ये हुआ, वो कौन सा हुआ? आरएचपी हुआ। और कितने का हुआ ये? 8 लाख का। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ कहीं कहीं दूर दूर तक सेक्शन 54 दिख रहा है, आरएचपी वर्सेस आरएचपी का। However, Hari does not possess any legal title till 31st March 2025, as such the transfer was not registered with the registration authority. अब ये यहाँ पर आएगा हमारा ट्रांसफर का डेफिनेशन कम इनटू द पिक्चर कि ट्रांसफर है कि नहीं है। Hari has purchased another old house in Chennai on 14th of October 2024 from Mr. X, an Indian resident, by paying 5 lakhs and the purchase was registered with the appropriate authority. अब दूसरा प्रॉपर्टी लिया है उसने 5 लाख का। Determine the taxable capital gain arising from the above transactions in the hands of Hari for AY 25-26. अब मैटर पूरा यहाँ पर क्या है? सबसे पहले तो उसने प्रॉपर्टी खरीदा था कितने में? 9 लाख में। 25,000 एडवांस लिया था, तो उसको तो हम कॉस्ट में से माइनस करेंगे, वो भी बिफोर इंडेक्सेशन। बराबर, ये तो कंफर्म हो गया। सेक्शन 51। देन नेक्स्ट 3 अगस्त 24 को 45 लैक्स में डील हो गई है, तो सेल कंसिडरेशन मुझे मेरा मिल गया 45 लैक्स। देखो ज्यादा वेट मत करो, मेक अ टेबल एंड पुट इट। ठीक है, अब प्रॉपर्टी परचेज हुई है 23 जुलाई से पहले, तो ऑब्वियसली इंडेक्सेशन बेनिफिट भी हमको देखना पड़ेगा, कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर दोनों कंसिडर करेंगे, नो इंडेक्सेशन और विथ इंडेक्सेशन। ठीक है, सो 45 ये तो कंफर्म हो गया। अब बात आएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। ठीक है, सो खरीदा कितने में था? 9 लाख में। 9 लाख में से 25,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बिकॉज एडवांस रिसीव्ड बिफोर 1414 है, राइट। तो यहां पर आपकी कॉस्ट में से क्या होगा? ये माइनस होगा, तो 875। अगर हम इंडेक्सेशन कंसीडर करेंगे तो 363 एंड 105 दैट इज 3025। तो ये रहा इंडेक्सेशन हमारा यहाँ। ठीक है, यहां पर विदाउट इंडेक्सेशन देखे तो 875 होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना 1475 और यहां पर 36,25,000 का। ठीक है, अब एग्जेम्पशन की बात करते हैं, तो एग्जेम्पशन यहां पर दिल्ली वाला जो प्रॉपर्टी है उसमें एक पेज फंसा हुआ था। क्या पेज फंसा हुआ था? कि यहां पर टाइटल नहीं है कोई भी, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, बट उसने रहना चालू कर दिया है। देखो यहाँ पर क्लियरली बोला भी है कि वो पहले से ही वहां पे रहता था रेंट पे, अभी भी रह रहा है वहां पे, खाली लीगल टाइटल नहीं है। अब यहां पर बात करेंगे हम लोग अपने जो ट्रांसफर की डेफिनेशन थी उसकी। यस, लुक, द पोजीशन ऑफ ए इमूवेबल प्रॉपर्टी in consideration or part performance of the contract referred to in section 53A। तो यहाँ पर पेमेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है, पोजीशन भी आपको मिल चुका है, खाली एक टाइटल बनना बाकी है। तो क्या इसको हम ट्रांसफर मानेंगे? आंसर इज यस। तो यहाँ पर ये ट्रांसफर माना गया है, तो यहाँ पर आपने ये प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, ये भी हम लोग यहाँ पर क्या मान लेंगे? कंसिडर हम लोग इसको भी करेंगे एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब दूसरा हाउस उसने खरीदा है 5 लाख का, उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो प्रॉफिट यहां पर आपको हुआ है 1475 एंड 3625 का। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां पर क्या दोनों प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलेगा, और मिलेगा तो कौन से सेक्शन में मिलेगा? तो सेक्शन यहां पर पहली बात तो आ जाता है सेक्शन 54 आरएचपी वर्सेस आरएचपी। हमने यो भी पढ़ा इसके अंदर कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है, इफ इट इज लेस देन 2 करोड़, इन दैट केस यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ 2 प्रॉपर्टीज। और कब तक इन्वेस्ट करना है? 1 ईयर बिफोर, 2 इयर्स आफ्टर इन केस ऑफ परचेज एंड 3 इयर्स आफ्टर इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर उसने जो ये प्रॉपर्टी खरीदी है वो कब खरीदी है? 4 अप्रैल 2024 को खरीद ली है। प्रॉपर्टी बेचा था अगस्त 24 में, तो 4 महीने पहले ही खरीदी हुई है।
तो इट इज एलिजिबल ऑल्सो। तो ये 8 लाख भी एलिजिबल होगा, 5 लाख भी एलिजिबल होगा। सो टोटल यहाँ पर 175 आया और यहाँ पर आया 2375। ठीक है, अब उसको जो बेनिफिशियल लगे उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, टेक कंपटीशन बोला नहीं, वरना वो भी हम लोग यहाँ पर कर देते। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। A proprietorship firm, Mr. Amolak, a practicing chartered accountant, was converted into partnership on 1st September 2024. A proprietorship firm is succeeded by the partnership firm. When his son joined his firm for a 50% of the share, all the assets and liabilities of the erstwhile proprietary firm were transferred into newly constituted partnership firm. Mr. Amolak was credited and paid amount of rupees 5 lakhs in his account from the firm. ठीक है, अमोलक को कितना दिया है? 5 लाख रुपए दिया है। Explain as to chargeability of this amount of rupees 5 lakhs in his hands of Mr. Amolak when it stands paid for transfer of business into partnership and goodwill by the incoming partner. So how you are supposed to consider? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन को ठीक से समझना क्या हुआ है मैटर। देखो, पहले थे मिस्टर अमोलक जो थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, पहले था वो सीए एज ए प्रोपराइटर, फिर वो बन गए पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म में जब कन्वर्ट हुआ तब फर्म ने अमोलक को फर्म पेड 5 lakhs टू द अमोलक। आपको पूछा ये जा रहा है कि 5 लाख का टैक्सेबिलिटी किस तरह से होगा अमोलक के हाथ में। अगर हम उसको कंसीडर करेंगे एज ए ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया आपको अगर हम गुडविल कंसीडर करें तो किस तरह से ट्रीटमेंट होगी। अब हमने यहां पर ऐसा कुछ पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर अपनी कोई भी प्रॉपर्टी फर्म को ट्रांसफर करता है, सेक्शन 45(3), लुक, this one. When an existing or incoming partner or member transfers a capital into firm AOPBOI, the profit and gain arising from such transfers will be chargeable to tax in the hands of partner as a income of the previous year in which such transfer took place. तो यहाँ पर अगर ये अमोलक ने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इनटू द पार्टनरशिप, उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगी? उस केस में ट्रीटमेंट ऐसी दी जाएगी कि अमोलक ने जो अपना एसेट ट्रांसफर किया है, ये 5 लाख रुपए उसकी एफवीओसी मान लेंगे हम लोग, 5 लाख। फिर उसकी जो भी कॉस्ट रही होगी वो कॉस्ट हम लोग माइनस करेंगे। वी डोंट हैव सच इन्फॉर्मेशन, सो दैट 5 लाख का यहाँ पर हमको कैपिटल गेन मिलेगा। ठीक है, कॉस्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो दिया होता तो हम लोग आंसर में भी उतना ही लिखेंगे कि 5 लाख वुड बी एफवीओसी रिसीव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस तरह से कंसीडर आपको करना है। लेकिन अगर गुडविल के तौर पे दिया है तो क्या? अगर गुडविल के नाम पर पार्टनर को मिले हैं 5 लाख रुपए, तो देखो एक तो बात क्लियर है कि एफवीओसी 5 लाख तो क्लियर हो गया, एफवीओसी इज 5 lakhs, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब उसकी कॉस्ट क्या? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गुडविल? नो इंफॉर्मेशन वी हैव, बट वी नो दैट okay, what can be the cost of goodwill? Look, हमने डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट जब किया था, यस, ये रहा कॉस्ट ऑफ गुडविल इंटेंजिबल असेट्स। तो यहां पर हमने पढ़ा था कि सेल्फ जनरेटेड असेट उसकी कॉस्ट क्या रहती है? नील। तो अमोलक को यहाँ पर ये जो गुडविल मिली है इसकी कॉस्ट रहेगी नील, और पूरा का पूरा 5 लाख क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन होगा इधर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े क्वेश्चन 29 की ओर। चलिए, मिस्टर गणेश sold his residential house in Mumbai and earned LTCG of 2.5 crore. He purchased two residential house flats adjacent to each other on the same way on the same day, sorry, by two separate registered sale deeds from two different persons. अब उसने क्या किया है कि बाजू बाजू में जो फ्लैट थे ना उसको खरीद लिया जिसकी एक ही दीवार थी दोनों की, राइट। अब builder had certified that he had effected the necessary modification to make it one residential apartment. मतलब क्या था कि जो दो फ्लैट थे ना ऐसे बाजू बाजू में थे, देखो ऐसे यूं ऐसा एक फ्लैट, ये दो फ्लैट थे। अब बिल्डर ने यहाँ पर दीवार गिरा दी और इसको एक फ्लैट बना दिया, ठीक है। उसने बोला मैंने मॉडिफाई कर दिया है, नाउ इट इज कंसिडर्ड एज ए वन फ्लैट ओनली। Mr. Ganesh sought an exemption under section 54 in respect of the investment made in the purchase of two residential flats. AO, however, gave exemption of section 54 to the extent of purchase of one residential flat only. अब हमने ऐसा पढ़ा था कि 54 आरएसपी वर्सेस आरएसपी में ऐसा पढ़ा था कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो आपको दो प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर गणेश का जो कैपिटल गेन है वो 2.5 करोड़ है, 2 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या उसको दो प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो डेफिनेटली दो प्रॉपर्टी का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने दो प्रॉपर्टी खरीदा है बट यू आर मेकिंग इट इन वन यूनिट, ठीक है, आपने उसको मॉडिफाई करके एक ही यूनिट आप कर रहे हो उसको, ठीक है, तो क्या ये एलिजिबल है कि नहीं है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यहां पर उठ रहा है अभी कि दो फ्लैट को एक करके क्या हम कंसिडर कर सकते कि नहीं कर सकते, ठीक है। Contending that the since the LTCG exceeds 2 crore, subsection 1 of the section 54 clearly restricts the benefit of exemption to the purchase of one residential house only, and two flat cannot be treated as a one residential unit since। अब आर्ग्यूमेंट क्या है असेसिंग ऑफिसर की कि हम इसको एक फ्लैट क्यों नहीं मान सकते? पहली बात तो बोल रहा है कि आपने डिफरेंट सेल डीड एंटर करी है एंड इट वाज फाउंड बाय द इंस्पेक्टर दैट बिफोर इट सेल टू द असेसी द रेसिडेंशियल फ्लैट वेयर इन ऑक्यूपेशन ऑफ द टू डिफरेंट टेनेंट्स। आपने यहाँ पर दो अलग अलग लोगों से ये परचेस किया हुआ है। अब एओ का करेक्शन सही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जजमेंट है कर्नाटका हाई कोर्ट का इन सीआईटी वर्सेस डी आनंदा बसप्पा। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? कोर्ट ऑब्जर्व दैट the assessee had shown that the flats were situated side by side, ऐसे ही जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया वैसे side by side, and the builder had also certified that he had effected the modification of the flats to make them one unit by opening the door between the apartments. Therefore, it was immaterial that the flats were occupied by the two different tenants prior to the sale and it was purchased from the two different sale deeds. The court observed that these were not the grounds to hold that the assessee did not have the intention to purchase the two flat as a one unit। मतलब यहाँ पर assessee का इंटेंशन देखा गया कि भाई उसको तो एक ही मकान चाहिए था लेकिन जगह कम पड़ रही होगी तो दोनों खरीद लिया और बड़ा मकान बना दिया, ठीक है। The court held that the assessee was entitled to exemption under section 54 in respect of the purchase of both the flats from the residential house. Applying the ratio of the above decision, Mr. Ganesh is entitled and the contention of AO is not correct, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 30 30 30 30, ठीक है, ये आप एक बार देख लेना, मुझे नहीं करवाना है। चलिए 31, Vijay, an individual owned a 3 residential house which were let out. Besides, he and his 4 brothers co-owned a property, co-owned a residential house in equal shares. अब विजय के पास 3 प्रॉपर्टी ऑलरेडी थी प्लस एक प्रॉपर्टी ऐसा था जिसमें उसके शेयरिंग्स थे।
ठीक है, उसके 4 भाइयों का शेयरिंग था उसके अंदर। He sold the residential house owned by him during the PY relevant to the AY 25-26. Within a month from the date of such sale, the four brothers executed a release deed in respect of their shares in the co-owned residential house in favor of Vijay for monetary consideration. मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो विजय ने कुछ ऐसा किया है कि अपने जो तीनों भाई थे ना उसको उसका शेयरिंग दे दिया, उसको उसको पैसा दे दिया कि तुम निकलो यहाँ से, आज से फ्लैट मेरा, ठीक है। और उसके भाइयों ने लिख के भी दे दिया कि आज से फ्लैट कंप्लीटली तुम्हारा हुआ। फाइन। Vijay utilized this entire LTCG arising out of the sale of the one residential house. कौन सा वाला? ये जो उसने यहाँ पर बेचा है वो, उसमें होने वाला कैपिटल गेन उसने सारा का सारा अपने भाइयों को दे दिया टू गेट दिस फ्लैट completely in his favor. And the said consideration for his four brothers, Vijay is not using the house, in respect of which this brother executed a release deed for his own residential purpose. ये खुद नहीं रहता है, बट उसने लेट आउट किया है another person who is using it for the purpose of residential purpose. अब 54 में हमने ऐसा पढ़ा था कि इट शुड बी अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड इसकी इनकम होनी चाहिए आईएफएचपी के अंदर। अब यहां पर वो इनकम एसओपी हो तो भी चलेगा, एलओपी हो तो भी चलेगा ना। शर्त इतनी थी कि यहां पर विजय का बिजनेस नहीं होना चाहिए लेटिंग आउट का, ठीक है। तो यहां पर ये एलओपी है प्रॉपर्टी। इज विजय एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट in respect of the LTCG arising from the sale of his residential house, which he utilized for the acquiring the shares of his brothers in the co-owned residential house? Will the non-use of the new house for his own residential purpose entitle him from the exemptions? तो देखो यहाँ पर दूसरा जो मैटर है वो तो क्लियर है कि खुद नहीं रहता, उसने रेंट पे दिया हुआ है, तो रेंट पे देना इज फाइन। अगर लेटिंग आउट इसका बिजनेस नहीं है और उसकी जो भी इनकम है अगर वो आईएफएचपी में आती है तो फाइन है, ठीक है। एज ए एलओपी आएगा ना इनकम, उसमें क्या फर्क पड़ता है अपने को। मैटर जो फंसा है वो पहला है कि जो उसने जो बाकी का हिस्सा बचा है वो उसने जो एक्वायर किया है, क्या उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए परचेज? क्योंकि 25% हिस्सा तो उसका था ही, तो बाकी का जो 75% है उसने जो एक्वायर किया है, क्या उसको हम लोग सेक्शन 54 के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लुक, द एलटीसीजी अराइजिंग ऑन द सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस वुड बी एग्जेम्प्ट। ये तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यस, यहां पर अपने को ये ध्यान रखना है, release by the other co-owners for their share in a co-owned property in favor of Vijay would amount to purchase by the Vijay for the purpose of claiming exemptions. CIT versus Arvind Reddy, Supreme Court का ये judgment है। Since such purchase is within a stipulated time, obviously 2 years, Vijay is eligible for the exemption under section 54 as Vijay utilized the entire long-term capital gain out of the sale consideration for the payment of consideration to other co-owners. We have released that shares in favor of Vijay, so he can claim full exemption. दूसरी बात तो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी कि खुद रहने की जरूरत नहीं है, अगर वो लेट आउट है तो भी एलिजिबल रहेगा, ठीक है। So question 32 now. Let's look. Mr. Martin sold his residential house on 8/8/24 for rupees 90 lakhs, which was purchased by him on 20 lakhs. 23 जुलाई के बाद है ये। On 5/5/2008, he paid 1 lakh as a brokerage for sale of the said property. SDB assessed by sub registrar was 100 lakhs. चलो थोड़ा मैटर यहाँ पर देखते हैं। SDB कितना है? 100 lakhs. SDB है 100 lakhs. सेल किया हमने 90 में। He bought another house on 25th of December 2024 for rupees 15 lakhs. He deposited 10 lakhs on 10th of November 24 in the capital gain bond of NHAI. He deposited another 10 lakhs in CGS with SBI for a construction of additional floor of the house. Compute income under that capital gain for FY 25-26. गला थोड़ा खराब है भाई अभी, सो थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस इसमें रहेगा।
आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए लेट्स लुक। अब यहां पर बात करेंगे इसकी पहले तो सेक्शन 50 सी। हमने ऐसा पढ़ा था कि लैंड एंड बिल्डिंग बीइंग कैपिटल असेट, अगर ये ट्रांसफर होता है एंड योर एसडीवी एक्सीड्स 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन। एसडीवी कितना है यहाँ पर 100 और 110% ऑफ द सेल कंसिडरेशन, सेल प्राइस हमारा 90 है तो उसका 110% होता है 99। मतलब यहाँ पर एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% of the sale consideration. So, in that case, your stamp duty value will be the deemed FVOC. ठीक है, बस इसमें एक ही पॉइंट था यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग 1 करोड़ कंसिडर करेंगे, नॉट द 90 लाख। ठीक है। दूसरी एक चीज और समझना, कई बार क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ब्रोकरेज सीधा अमाउंट दिया है 1 लाख, बट मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोला होता कि ब्रोकरेज दिया है 1%, तो हम लोग थोड़े से भावुक हो जाते हैं। जल्दबाजी में हम लोग यहाँ पर 1 करोड़ का 1% निकाल कर 1 लाख लिख के आ जाते हैं। देखो भाई, ब्रोकरेज जो अगर परसेंटेज के बेस पर है तो वो तो परसेंटेज होगा सेल कंसिडरेशन का, जो ओरिजिनली है 90 लैक्स, उसी का 1% मतलब 90,000 ही आएगा। अगर परसेंटेज में यहाँ पर पूछा होता तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप एक्सपेंस और ट्रांसफर माइनस करो तो वो तो ट्रांसफर वैल्यू पे आएगा ना, ब्रोकर को क्या लेने देना है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। ठीक है, तो यहां पर अभी तो 1 लाख वैल्यू में दिया है तो 1 लाख माइनस करेंगे। अगर परसेंटेज दिया होता तो हम लोग 90 लाख का परसेंटेज निकालते। ठीक है, सो एक चीज ये ध्यान रख लेना। तो 99 लाख हुआ। अब इंडेक्सेशन के साथ कैपिटल गेन कंप्यूट किया हमने, तो लॉन्ग टर्म आया 37, विदाउट इंडेक्सेशन आया 79। एग्जेम्पशन 15 लाख का जो बॉन्ड 10 लाख सीजीएस में गया तो 25 लाख वो आ जाएगा। 54 इसी जो सॉरी 15 लाख उसने जो हाँ नया प्रॉपर्टी खरीदा है वो, फिर 10 लाख उसने जो डिपॉजिट करके रखे हैं वो यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे, और 54 इसी के जो बॉन्ड है 10 लाख के वो, तो यहाँ पर आया 2 लाख, यहाँ पर आया 34 लैक्स। अब टैक्स अगर कंप्यूट करें हम लोग ठीक है, सो 2 लाख यहाँ पर है। अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमारा 2.5 लाख है, तो यहाँ पर इसका टैक्स तो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 34 में से 2.5 लाख हमारा बीएल गया तो 12.5 लाख, सो 393,750। ये 2.5 लाख बीएल मैंने ओल्ड के हिसाब से कंप्यूट किया हुआ है, पुराना रेजिम के हिसाब से। सो टोटल इसका टैक्स आएगा 4,09,000। तो बेनिफिशियल क्या रहेगा, उसको यही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, इंडेक्सेशन बेनिफिट लेना, 20% के हिसाब से टैक्स कंप्यूट करना। डन। चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। Gamma Limited, located within the corporation limits, decided in a December 2024, decided to shift its industrial undertaking to the non-urban area. The company sold some of the assets and acquired new assets in the process of shifting. अब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की बात हो रही है तो सेक्शन 54 GA एंड GB विल बी देयर, जो हमने डिस्कस किया था। सो GA एंड GB विल बी देयर, सॉरी G एंड GA विल बी देयर। तो यहाँ पर अर्बन एरिया से हम लोग जा रहे हैं नॉन अर्बन एरिया की ओर, SEZ वाला मैटर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो उस केस में आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप जो नया असेट परचेज करते हो उन सबका वो बेनिफिट मिलेगा, पुराना बेच के आपने जो नया खरीदा वो। फर्नीचर वाज नॉट एलिजिबल इन दिस केस। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। सेल प्रोसीड 8 लाख, 18 लाख, 16 लाख और 3 लाख। ठीक है, और आपने नया इन्वेस्टमेंट कर दिया है जुलाई 2025 में। लिमिट कितनी थी हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने का, इन्वेस्टमेंट करने का टाइम पीरियड हमारे था बिफोर 1 ईयर से लेकर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। सो नया जो इन्वेस्टमेंट हुआ है दैट इज विद इन अ लिमिट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 4 लाख, 10 लाख, 12 लाख एंड 2 लाख। अब यहां पर आपको दिया है डेप्रिशिएबल वैल्यू दैट इज WDV, क्योंकि जब भी आप डेप्रिशिएबल असेट का कैपिटल गेन कंप्यूट करते हो तो उस केस में आपको सेल प्रोसीड में से WDV माइनस करना होता है, नॉट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, और
जो रिजल्टेंट गेन होगा वो आपका रहेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑलवेज, ठीक है, तो वो ऑलवेज क्या रहेगा, एसटीसीजी ही रहेगा। अब यहां पर नया जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है दैट इज 4, 7 एंड 17। फर्नीचर को हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे 54G के लिए। सो 17 प्लस 7 एंड देन 4, तो टोटल हुआ 28 लाख का नया इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर कंप्यूट करेंगे कैपिटल गेन कितना आता है वो। अब देखो 8 माइनस 4 लैंड, सो 4 लैक्स, 8 में से 4, ठीक है। जमीन पर आपको कैपिटल गेन मिलेगा। सर इंडेक्सेशन आपने क्यों नहीं लिया है? इंडेक्सेशन इसलिए नहीं लिया है बिकॉज ट्रांसफर हुआ है December 24, दैट इज आफ्टर 23 जुलाई 2024 यहां पर, और ये कंपनी है तो उसको ऑप्शन नहीं है उसके पास 12.5% 20% वाला, ठीक है। सो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग में 18 माइनस 10 नहीं लेकिन 4, सो 4 इट इज एसटीसीजी, ये हुआ एलटीसीजी। फिर यहां पर है प्लांट एंड मशीनरी 16, प्लांट एंड मशीनरी 16 minus 5 that comes to 11, it is also STCG because depreciable asset जो होती है ना वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का ही उसका आंसर रहेगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पर as such we don't have any information but looking at this depreciable values and all I am assuming that it is a लॉन्ग टर्म, जो लैंड हमारा है वो 2 साल से ज्यादा होल्ड किया ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब टोटल अगर अब यहाँ पर आप कैपिटल गेन देखोगे सो 14 plus 11 plus 4, so 14 plus 11 that is 25 plus 4 29 lakhs, ठीक है। 29 लाख का आपका कैपिटल गेन है और आपने नया इन्वेस्टमेंट किया है 28 लाख का। अब 1 लाख आपका टैक्सेबल होगा। अब क्वेश्चन यहां पर इस तरह से आएगा कि सर 1 लाख टैक्सेबल करेंगे तो कौन सा करेंगे, इसमें से 1 लाख निकालेंगे, इसमें से 1 लाख निकालेंगे कि इसमें से 1 लाख निकालेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर तुम बिल्डिंग का जो गेन है उसको पूरा पूरा एग्जॉस्ट कर लेते हो, बिल्डिंग का जो गेन है वो पूरा पूरा अगर आपने एग्जॉस्ट कर लिया तो ये शॉर्ट टर्म गेन आपका पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। एंड वी ऑल नो दैट कि एसटीसीजी जो है ना, एसटीसीजी इट इज टैक्सेबल एट द रेट 20%। तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम से कम आए और लॉन्ग टर्म कैपिटल बचे तो ठीक है, क्योंकि वो 12.5% से होगा 12.5% से, ठीक है। लुक, तो यहां पर 14 लैक्स इसको मैं पूरा खा जाऊंगा, 11 इसको मैं पूरा खा जाऊंगा, ठीक है। तो 25 तो मैं पूरा खा गया 28 में से। अब बचा 3 लाख, ये जमीन का जो 4 लाख है ना उसके सामने 3 लाख जो बचा है वो चला जाएगा। सो जमीन का 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेबल रखूंगा, ठीक है। और फर्नीचर का तो ठीक है, 3 लाख का आपका जो सेल है उसमें से आपका जो 2 लाख आपका जो डब्ल्यूडीओ माइनस हो जाएगा, तो 1 लाख का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा, ठीक है। लुक देखो, लैंड 8 लाख, 4 लाख का आपका डब्ल्यूडीवी दैट इज कॉस्ट ऑफ, सॉरी डब्ल्यूडीवी क्या है, लैंड है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 4 लाख का आपको फायदा हुआ। बिल्डिंग 18 माइनस 4 दैट इज 14, प्लांट एंड मशीनरी 16 माइनस 5 दैट इज 11 एंड सेल प्रोसीड 3 माइनस 2 दैट इज 1। अब यहां पर देखो बिल्डिंग आपका है 14 लैक्स, प्लांट मशीनरी 11 और 25, तो जैसा मैंने आपको बोला मैं 25 लाख का पहले जो मेरा नया इन्वेस्टमेंट है उसको मैं पहले इधर एग्जॉस्ट कर लूंगा, इधर 25 लाख को। तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ दिस टू असेट्स इज नील। अब फर्नीचर हमारा आया कितना, 1 लाख, ये टैक्सेबल रहेगा एट द रेट ऑफ 20%। यहां पर लैंड की बात करें तो 4 लाख का लैंड एलटीसीजी था, उसमें से 3 लाख मैंने जो बचा हुआ बैलेंस था 25, 28 माइनस 25, 3 लाख जो बचा था, अब ये एट द रेट 12.5% टैक्सेबल होगा, ठीक है।
सो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो हमने आज कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। सो जो 2-3-4 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं वो एक बार आप खाली जस्ट गो थ्रू कर लेना, कुछ भी लगे तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी, ठीक है। सो सो लेट्स सम अप द कैपिटल गेन नाउ। आज ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा और एप्लीकेशन मैंने आपको नीचे लिंक देके रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको ये पूरा जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है पूरा वो एक्सेसिबल है, फाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच।